नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट सीएनसीसी 1 समुदाय और पोषण ब्लॉक 6 पोषण कार्यक्रम इकाई 24 मुख्य पोषण कार्यक्रम 2 पूरक आहार कार्यक्रम 24.1 प्रस्तावना ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों के आहार में बहुत से पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। पिछली इकाई में हमने इस बारे में चर्चा की कि किस प्रकार सरकार रोग निरोधक कार्यक्रमों के द्वारा लौह तत्व, आयोडीन तथा विटामिन ए की कमी से होने वाली विसंगतियों को हल करने की कोशिश कर रही है। तथापि यह कार्यक्रम आहार में ऊर्जा तथा प्रोटीन की कमी जैसी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। इस इकाई में हमने उन दृष्टिकोणों के बारे में चर्चा की है जिनके द्वारा हमारी सरकार हमारे घरेलू आहार में ऊर्जा तथा प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए प्रयोग कर रही है। यह तो आप जानते हैं कि कुपोषण का कुप्रभाव हमारी जनसंख्या के अति संवेदनशील समूह को सर्वाधिक प्रभावित करता है। कुपोषण का शिकार विशेषकर गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं तथा बच्चे होते हैं। इसके नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने बच्चों तथा महिलाओं के लिए पूरक आहार कार्यक्रम आरंभ किए हैं। सरकार द्वारा दिया जाने वाला पूरक आहार सामान्यतः बनाया होता है तथा प्रचुर मात्रा में ऊर्जा और प्रोटीन प्रदान करता है। वर्तमान में जिन कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरक आहार दिए जाते हैं वे निम्नलिखित हैं: समन्वित बाल विकास सेवाएं ICDS और मध्याह्न पोषण कार्यक्रम। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप पूरक आहार की संकल्पना तथा इसकी प्रासंगिकता, औचित्य और महत्व की चर्चा कर सकेंगे। समन्वित बाल विकास सेवाएं तथा मध्याह्न पोषण कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे तथा लोगों के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर को सुधारने में समन्वित दृष्टिकोण अपनाने के फायदों को जान सकेंगे। 24.2 पूरक आहार की संकल्पना। हम अपनी जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। इन वर्गों के अंतर्गत शिशु, शाला पूर्व बच्चे, गर्भवती स्त्रियां तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं आती हैं। यह सही है कि इन वर्गों की पोषक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित मात्राओं तथा आहार से मिलने वाली ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा में बहुत अंतर पाया जाता है। यह अंतर किस प्रकार दूर किया जा सकता है? इसका उत्तर स्पष्ट है कि उन्हें ऊर्जा तथा प्रोटीन की प्रचुरता वाला पौष्टिक पूरक आहार दिया जाए। इसके लिए हमारा यह प्रयास है कि व्यक्ति को उसके घर के आहार के अतिरिक्त कुछ भोजन दिया जाए जिससे उसकी ऊर्जा तथा प्रोटीन की प्रस्तावित दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। निम्नलिखित चित्र इसी तथ्य को दर्शाता है। यही पूरक आहार का आधार है, परंतु यह प्रस्ताव अल्पकालीन है क्योंकि इसके द्वारा हम जनसंख्या के समूह को अधिक धन कमाने के साधन देने के स्थान पर अतिरिक्त भोजन प्रदान कर रहे हैं। दीर्घकाल में हमारा उद्देश्य उनकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना तथा उन्हें शिक्षित करना है जो उनमें स्वतंत्रता की भावना का विकास करे। उन्हें अपनी भोजन की आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर आश्रित न रहना पड़े। शुरू में पूरक आहार कार्यक्रम केवल बच्चों के लिए था। बाद में इस कार्यक्रम में गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया। ऐसे कार्यक्रमों ने न केवल मां के सुरक्षित प्रसव द्वारा मदद की, बल्कि इनके द्वारा बच्चे के जन्म भार में भी सुधार हुआ। वे शिशु जिनका जन्म के समय शारीरिक भार 2.5 किलोग्राम अथवा उससे अधिक होता है, वे स्वास्थ्य तथा पौष्टिकता की दृष्टि से निश्चित रूप से उन बच्चों से श्रेष्ठ होते हैं जिनका वजन जन्म के समय कम होता है। इसके विषय में आपने खंड 5 की इकाई 22 में पढ़ा है। अनुभवों द्वारा हमें यह भी एहसास हुआ कि केवल पूरक आहार देना ही पर्याप्त नहीं है। निर्धन व्यक्ति प्रायः स्वच्छ वातावरण में रहने के कारण बहुत सी संक्रामक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आप यह पहले से ही जानते हैं कि कुपोषण और संक्रमण साथ साथ होते हैं। इसलिए पूरक आहार तभी पूर्ण सफल होंगे जब संक्रामक रोगों के नियंत्रण तथा इनसे बचाव के उपाय किए जाएं तथा लोगों के रहन सहन की स्थितियों में सुधार लाया जाए। इसके अतिरिक्त यदि लोगों को ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता के बारे में कन्विंस न जाए तो ये सारे प्रयास असफल हो जाएंगे।
यहाँ पर शिक्षा अहम भूमिका अदा करती है। हमारे बहुत से पोषण कार्यक्रम केवल पूरक आहार पर ही निर्भर हैं। तथापि समन्वित बाल विकास सेवाएं एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत बहुत सी सेवाएं दी जाती हैं, जिनमें पूरक आहार के साथ साथ स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी सेवाएं सम्मिलित हैं। इस इकाई में हम ICDS तथा मध्याह्न पोषण कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आप दोनों कार्यक्रमों के दृष्टिकोणों तथा केंद्रीय मुद्दों में अंतर पाएंगे। ICDS के लक्ष्य में शिशु, शाला पूर्व बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा दूध पिलाने वाली माताएं आती हैं। दूसरी ओर मध्याह्न पोषण कार्यक्रम के लाभार्थियों में केवल स्कूलगामी बच्चे आते हैं। आइए ICDS कार्यक्रम से अध्ययन शुरू करें। 24.3 समन्वित बाल विकास सेवाएं ICDS कार्यक्रम। ICDS कार्यक्रम मुख्यतः बाल कल्याण का कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1975-76 में की गई। समन्वित बाल विकास कार्यक्रम आरंभ होने से पहले बहुत से बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण के कार्यक्रम विभिन्न विभागों द्वारा बिना किसी उचित समन्वय के चलाए जा रहे थे। ICDS में सर्वप्रथम सभी सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षा संबंधी सेवाओं को संगठित करके एक साथ बच्चों तथा माताओं को देने का प्रयास किया गया। सभी सेवाओं का समन्वय तथा माँ और शिशु को एक जैविक इकाई, बायोलॉजिकल यूनिट, समझना इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं हैं। आपने हमारे देश में विशिष्ट पोषण कार्यक्रम SNP के विषय में सुना होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अति संवेदनशील समूह वल्नरेबल ग्रुप्स को पूरक आहार दिया जाता था तथा बहुत वर्षों तक यह हमारे देश में चलता रहा। 1975 में जब समन्वित बाल विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तब यह कार्यक्रम विशिष्ट पोषण कार्यक्रम धीरे धीरे ICDS का एक अन्य घटक बन गया। आज पूरक पोषण ICDS का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। इसके परिणामस्वरूप SNP कार्यक्रम का एक अलग अस्तित्व समाप्त हो गया है। 24.3.1 ICDS की संकल्पना, प्रासंगिकता तथा उद्देश्य। जैसा कि आप जानते हैं कि इकाई 23 में जिन पोषण कार्यक्रमों की चर्चा की गई थी, वे विशिष्ट पोषक तत्व को प्रदान करने वाले पूरक कार्यक्रम हैं। इनका उद्देश्य विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों जैसे जीरोपथैल्मिया, एनीमिया, आयोडीन की कमी से होने वाली विसंगतियों का नियंत्रण तथा रोकथाम है। दूसरे शब्दों में, ये कार्यक्रम मात्र एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाए गए थे तथा उनमें लक्षित जनसंख्या को लाभान्वित कराने पर अधिक महत्व दिया गया था। परंतु हम यह जानते हैं कि आर्थिक दृष्टि से निर्धन समुदाय में कुपोषण केवल लोगों की निर्धनता के कारण नहीं होता। अज्ञानता या अंधविश्वासों के कारण आहार संबंधी गलत आदतें, बार बार होने वाले संक्रामक रोग तथा अस्वच्छ वातावरण के कारण कृमि ग्रसन, जिसके कारण अतिसार, पेचिश, खांसी तथा ज्वर हो जाते हैं, सभी समान रूप से उत्तरदायी हैं। पिछले खंड में बताए गए बहुत से पोषणहीनता जन्य रोग अधिकतर साथ साथ होते हैं। दूसरे शब्दों में, लोग एक समय में एक से अधिक प्रकार के कुपोषण से ग्रस्त होते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण से ग्रस्त बच्चे को विटामिन ए की कमी तथा एनीमिया भी हो सकता है। गलगंड रोग के पीड़ित स्त्री को एनीमिया तथा विटामिनों की कमी भी हो सकती है। इसीलिए कुपोषण की समस्या का उचित समाधान विभिन्न कारकों जैसे निर्धनता, शिक्षा की कमी, खराब स्वास्थ्य की समस्याओं का एक साथ समन्वित तरीके से हल ढूंढने से संभव है। इस तथ्य को जानने के बाद हमारी सरकार ने बच्चों के पूर्ण विकास के लिए संगठित प्रयास की योजना बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप ICDS कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को जन्म के पूर्व तथा जन्म के पश्चात पोषण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं देना है, जिससे बच्चे का उचित शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास हो सके। ICDS के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 1. 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाना। 2. बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव रखना। 3. मृत्यु दर, रुग्णता, मोर्बिडिटी दर
कुपोषण तथा विद्यालयों में अनुपस्थिति को कम करना। 4. बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा शुरू की गई नीतियों तथा उनके कार्यान्वयन में प्रभावकारी सामंजस्य स्थापित करना तथा 5. पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी द्वारा बच्चे की स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में माता की योग्यता को बढ़ाना। 24.3.2 ICDS के घटक। घटक शब्द से तात्पर्य है कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली सेवाएं जैसे पूरक पोषण या टीकाकरण। जैसे जैसे आप ICDS के विषय में पढ़ेंगे, आपको यह विदित होगा कि ICDS कार्यक्रम बहुत सी सेवाओं का समूह है। पिछली इकाई में आपने लाभार्थी बेनिफिशियरी शब्द पढ़ा होगा। लाभार्थी वह व्यक्ति होता है जो कि किसी विशेष सेवा को प्राप्त करता है। जैसा कि आप पाएंगे कि ICDS कार्यक्रम की सेवाएं सभी लोगों के लिए नहीं हैं। आइए अब हम ICDS के घटकों के बारे में चर्चा करें। ICDS के निम्नलिखित घटक हैं। 1. पूरक पोषण। 2. टीकाकरण। 3. नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच तथा छोटी मोटी बीमारियों का उपचार और संदर्भ सेवाएं रेफरल सर्विसेज। 4. वृद्धि अनुवीक्षण ग्रोथ मॉनिटरिंग। 5. अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा। 6. महिलाओं को स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी शिक्षा। 7. स्वच्छ पेयजल। इन सेवाओं को प्रदान करने का मुख्य केंद्र आंगनवाड़ी है। आंगनवाड़ी या शाला पूर्व बच्चों का केंद्र गांव के अंदर, गंदी बस्ती या आदिवासी क्षेत्र में स्थित होता है। प्रत्येक केंद्र एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा एक सहायक की देखरेख में चलाया जाता है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 लोगों की जनसंख्या तथा आदिवासी क्षेत्रों में 700 लोगों के लिए एक आंगनवाड़ी खोले जाने का प्रावधान है। सेवाओं तथा लाभार्थियों के ब्यौरों का सारांश चित्र 24.1 में है। क. पूरक पोषण। यह ICDS के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। पूरक पोषण शब्द से तो आप अवगत हैं। आइए अब हम यह समझें कि लाभार्थियों को पूरक पोषण किस प्रकार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रह भी जाने कि एक समुदाय विशेष में अति संवेदनशील लोगों का पता कैसे लगाया जाता है। इस उद्देश्य के लिए 6 वर्ष की आयु से कम के बहुत ही निर्धन बच्चों, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली। चित्र 24.1 ICDS कार्यक्रम सेवाएं व लाभार्थी। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के आंगनवाड़ी आने तथा पूरक आहार खाने के लिए माता पिता तथा भाई बहनों को अपने साथ उन्हें आंगनवाड़ी लाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 300 की कैलोरी प्रतिदिन देकर ऊर्जा के अंतराल अर्थात उनके घरेलू आहार से प्राप्त कैलोरी की मात्रा तथा स्वस्थ रहने के लिए कैलोरी की मात्रा के अंतर को पूरा किया जाता है। भोजन उपभोग सर्वेक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि औसतन एक भारतीय शाला पूर्व बच्चा जो भोजन खाता है उससे 800-900 की कैलोरी प्रदान की जाती है, जबकि उसे प्रतिदिन 1240 की कैलोरी की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिदिन 300 से 400 की कैलोरी का अंतर रह जाता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की व्यक्तिगत कमियों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट पोषक तत्व भी प्रदान किए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, अंधेपन से बचाव से लिए लौह तत्व तथा फॉलिक अम्ल, एनीमिया के बचाव के लिए तथा आयोडीनीकृत नमक उन क्षेत्रों के लिए जहां आयोडीन की कमी है। विभिन्न लाभार्थियों के वर्गों को दिए जाने वाले पूरक आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा निम्न प्रकार से होती है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। अत्यधिक कुपोषित बच्चे को प्रतिदिन मिलने वाले पूरक आहार का दुगुना दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को यह कैसे ज्ञात होगा कि बच्चा अत्यधिक कुपोषण से पीड़ित है? अधिक जानकारी के लिए अगली इकाई को पढ़िए। साधारणतः आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चे का शारीरिक भार तथा बच्चे की ऊपरी बाह के मध्य भाग की परिधि मापती है। जितना शारीरिक भार तथा बाह की परिधि कम होगी, कुपोषण उतना ही अधिक होगा। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पूरक आहार कार्यक्रम में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण तालिका 24.1 में दिए गए हैं। तालिका 24.1 आहार कार्यक्रमों में प्रयोग किए जाने वाले पूरक आहार। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें।
ख। टीकाकरण। इस परियोजना के अंतर्गत सभी शिशुओं को संक्रामक रोगों जैसे गलघोंटू, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो तथा क्षय रोग के प्रतिरोधक टीके लगाए जाते हैं। चित्र 24.2। डंडा खसरे के लिए भी प्रतिरोधक टीके प्रदान किए जाते हैं। सभी गर्भवती महिलाओं को टिटेनस से बचाव के टीके लगाए जाते हैं। चित्र 24.3। डंडा। चित्र 24.2। शिशुओं का टीकाकरण। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। यह उल्लेखनीय 3 प्रस्तावित टीकाकरण अनुसूची को दर्शाता है। उल्लेखनीय 3 टीकाकरण अनुसूची। बच्चों में होने वाली गंभीर बीमारियों के रोकथाम में टीकाकरण की निर्णायक भूमिका है। इनके अंतर्गत क्षय रोग, टीबी, गलघोंट, काली खांसी, पोलियो, खसरा, टिटेनस तथा टाइफाइड बीमारियां आती हैं। पिछले खंड में हमने पढ़ा है कि इनमें से कुछ बीमारियों से, उदाहरण के लिए खसरे से, गंभीर कुपोषण हो सकता है। बच्चों के लिए ये बीमारियां घातक भी हो सकती हैं। प्रस्तावित टीकाकरण अनुसूची यहाँ पर दी गई है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। चित्र 24.3। गर्भवती महिला को टिटेनस का टीका लगाना। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। ग। स्वास्थ्य की जांच, छोटी मोटी बीमारियों का उपचार तथा संदर्भ सेवाएं। आंगनवाड़ी में नियमित अंतराल के बाद बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं का निरीक्षण तथा उपचार स्थानीय स्वास्थ्यकर्ताओं जैसे महिला स्वास्थ्य परिदर्शक, सहायक नर्सदाई द्वारा किया जाता है। महिला स्वास्थ्य परिदर्शक को स्वास्थ्य सहायिका भी कहते हैं। ये गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में समन्वय रखती है। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता छोटी मोटी बीमारियों का निरीक्षण और उपचार स्वयं ही करती है। उसके पास इन छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के कुछ सामान्य साधारण दवाइयाँ रहती हैं जिनसे यह इस तरह की बीमारियों का इलाज कर सकती है। वह बच्चे, महिलाएं जिनको विशेष निरीक्षण तथा उपचार की आवश्यकता होती है, उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों अथवा जिला अस्पताल के पास भेज दिया जाता है। घ। वृद्धि अनुवीक्षण। अनुवीक्षण शब्द का अर्थ है किसी पर विशेष निगरानी रखना। इसके अंतर्गत बच्चे या बच्चों के समूहों की शारीरिक वृद्धि अर्थात भार और लंबाई पर निगरानी रखी जाती है। ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धि के रिकॉर्ड का तात्पर्य बच्चों के भार का रिकॉर्ड रखना है। शारीरिक भार बच्चे की वृद्धि का महत्वपूर्ण सूचक है। चून की लंबाई की तुलना में भार लेना तथा जांचना अधिक सरल है, इसलिए आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में हुई प्रगति को जानने के लिए वजन को मापा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। यह रिकॉर्ड एक विशेष वृद्धि चार्ट, ग्रोथ चार्ट के माध्यम से किया जाता है। इनको आयु के अनुरूप वजन वाले चार्ट भी कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र 24.4, यह चार्ट एक कार्ड पर ग्राफ के रूप में होता है। इस पर आयु के अनुरूप भार के वक्र खींचे होते हैं। प्रत्येक वक्र कर्व पोषण के एक विशिष्ट स्तर को दर्शाता है। वे बच्चे जिनका शारीरिक वजन मानक वजन का 80% अथवा उससे अधिक होता है, वे सामान्य बच्चों की श्रेणी में आते हैं। वे बच्चे जिनका शारीरिक वजन 80% से कम किंतु मानक वजन का 70% अथवा उससे अधिक होता है, वह प्रथम श्रेणी के कुपोषण से ग्रस्त माने जाते हैं। 70% से 60% के बीच का वजन द्वितीय श्रेणी के कुपोषण तथा 60% और 50% के बीच का वजन तृतीय श्रेणी के कुपोषण, 50% से कम वजन पर चतुर्थ श्रेणी के कुपोषण को दर्शाता है। अतः यह स्पष्ट है कि ये श्रेणियां बढ़ते हुए कुपोषण की गंभीरता के क्रम में हैं। प्रथम श्रेणी का कुपोषण मंद कुपोषण का और चतुर्थ श्रेणी का अत्यधिक गंभीर कुपोषण का सूचक है। कभी कभी वृद्धि चार्ट पर इन कुपोषण की श्रेणियों को विभिन्न रंगों द्वारा दिखाया जाता है। वृद्धि चार्ट माताओं को उनके बच्चे के स्वास्थ्य तथा उनकी वृद्धि के स्वरूप के विषय में जानकारी देने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह माताओं तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द कुपोषण के लक्षणों का पता लगाने तथा जल्दी इसका निदान करने में मदद करता है। इसके बारे में अधिक विस्तार से आप अगली इकाई में पढ़ेंगे। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के अवसर। शाला पूर्व शिक्षा घटक का मुख्य उद्देश्य है बच्चों,
विशेषकर 3 से 5 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना और कठिन पाठ्यक्रमों की पद्धति का अनुसरण करने की बजाय उनकी उत्सुकता को जागृत करना। यहाँ बच्चों को गाने तथा खेल सिखाए जाते हैं। उन्हें खेलने के लिए अपने ही देश में बने स्थानीय उनके क्षेत्र में पाए जाने वाले खिलौने दिए जाते हैं। ये खिलौने सस्ते सामान से बनाए जाते हैं और कल्पना शक्ति को बढ़ावा देते हैं। चूंकि वहाँ पर औपचारिक पाठ्यक्रम नहीं होता है, इसलिए खेल खेल में शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है। परंतु अक्सर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अभिभावकों की मांग पर बच्चों को वर्णमाला तथा संख्याओं के बारे में भी पढ़ाते हैं। पोषण शिक्षण। ये कार्यक्रम गर्भवती, स्तनपान कराने वाली तथा अन्य सभी महिलाओं और किशोरियों के लिए है। बोध प्रश्न 1 लोगों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए आप समन्वित दृष्टिकोण को अधिक बेहतर क्यों समझते हैं? 4-5 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। 2. निम्नलिखित तीनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क. शिशुओं के लिए पूरक आहार। ख. प्राकृतिक पूरक प्रभाव। ग. पूरक आहार कार्यक्रम। जन्म से 5 साल की आयु के बच्चे के लिए वृद्धि चार्ट। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। ICDS के लाभार्थियों में निम्नलिखित आते हैं। 1 वर्ष के कम आयु के शिशु, 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं, 45 वर्ष तक की आयु की सभी महिलाएं एवं 11 से 18 वर्ष की किशोरियां ICDS के अंतर्गत किशोरियों के लिए बनाई गई योजनाओं को अधिक विस्तार से जानने के लिए परिशिष्ट 5 देखें। 24.3.3 ICDS की व्यवस्था तथा कार्यान्वयन। किसी भी कार्यक्रम की सफलता उसकी व्यवस्था तथा कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। पिछली चर्चा समन्वित सेवाओं से होने वाले लाभों पर केंद्रित थी, परंतु वास्तव में यह समन्वय किस प्रकार लक्ष्यों को प्राप्त करता है, आपको इसका उत्तर आगे की चर्चा में मिलेगा। इस कार्यक्रम की व्यवस्था तथा कार्यान्वयन को समझने के लिए आपको भारत की प्रशासन पद्धति की कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश विभिन्न राज्यों से मिलकर बना है। राज्यों का निर्देशन केंद्रीय सरकार अर्थात केंद्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा होता है। प्रत्येक राज्य को जिला तथा प्रत्येक जिले को खंडों में विभाजित किया गया है। कुछ राज्यों में खंडों को तालुक भी कहते हैं। खंडों को पुनः उपखंडों में विभाजित किया गया है। उपखंडों में बहुत से गांव अथवा बस्तियां होती हैं। आप देखेंगे कि प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें विशिष्ट कार्य सौंपे जाते हैं। यहाँ हम आपको यह बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं भी इसी तरह के प्रशासनिक ढांचे द्वारा प्रदान की जाती हैं। तथापि खंड स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाली इकाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। उपखंड स्तर पर उपकेंद्र होते हैं। प्रत्येक उपकेंद्र के अंतर्गत बहुत से गांव होते हैं। ICDS कार्यक्रम का कार्यान्वयन मानव संसाधन मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग का भी इस कार्यक्रम में योगदान होता है। चित्र 24.5 का फ्लोचार्ट इस कार्यक्रम की व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है, जिसके द्वारा यह कार्यक्रम व्यवस्थित होता है। इसमें खंड से गांव या समुदाय स्तर के विभिन्न ICDS कार्यकर्ताओं के पदों तथा उनके समकक्ष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा नियंत्रण और संप्रेषण के विषय में बताया गया है। सभी कार्यकर्ताओं के कार्यों का यहाँ वर्णन किया गया है तथा इन्हें चित्र 24.6 में भी दर्शाया गया है। इस जानकारी के बाद आइए अब पुनः ICDS कार्यक्रम के बारे में पढ़ें। क. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। सामान्यतः आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसी गांव, गंदी बस्ती अथवा आदिवासी क्षेत्र की महिला होती है जहां पर केंद्र स्थापित होता है। वह ICDS में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि उसका समुदाय के साथ निकटस्थ निरंतर संपर्क रहता है। चूंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव के लोगों तथा सरकारी प्रशासन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए यह उस समुदाय की, जहां वह स्वयं रहती है, आवश्यकताओं को पहचानने तथा उनकी पूर्ति में मुख्य भूमिका अदा करती है। दूसरे शब्दों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जिसे बहुत से कार्य सौंपे जाते हैं तथा उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह समुदाय में रहने वाले लोगों में बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी ज्ञान और व्यवहार में बदलाव लाएगी,
उसका चयन उसी समुदाय से किया जाता है। बच्चों तथा माताओं से उसका सीधा संपर्क होता है। वह खंड स्तर के कार्यकर्ताओं को समुदाय तथा लाभार्थियों के सर्वेक्षण में सहायता करती है। वह शाला पूर्व बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का प्रबंध करती है। वह माताओं को स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी शिक्षा प्रदान करती है। अपने क्षेत्र के लोगों को परिवार नियोजन सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों की सहायता करती है। टीकाकरण, आहार तथा शाला पूर्व बच्चों की हाजिरी का रिकॉर्ड रखती है। ख. मुख्य सेविका प्रत्येक 2025 आंगनवाड़ियों के लिए एक वरिष्ठ व्यक्ति, अधिकांशतः एक महिला, को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के निरीक्षण तथा मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। उसे मुख्य सेविका कहते हैं। उसे 3 महीनों के लिए गृह विज्ञान महाविद्यालयों अथवा सामाजिक कार्य विभाग में तथा अन्य विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए निरीक्षण तथा मार्गदर्शक का कार्य करना, रिकॉर्ड रखने, समुदाय के दौरे की व्यवस्था तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के दौरे में सहायता करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपनी नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण देना। चित्र 24.5 ICDS कार्यक्रम की व्यवस्था। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। ICDS कार्यक्रम के मुख्य कार्यकर्ताओं की भूमिका। सरकारी प्रबंधक CDPO। ICDS व सरकारी प्रबंधकों में संबद्ध बनाना, आंगनवाड़ी के उपयुक्त जगह की व्यवस्था करना, 4 सुपरवाइजर, 100 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का। लाभार्थियों को निश्चित करना, आंगनवाड़ी तक भोजन व स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, कार्यक्रम का अनुवीक्षण करना व सिर्फ राज्य सरकार तक पहुंचाना। सुपरवाइजर 2025 आंगनवाड़ी की देखरेख। डंडा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सलाहकार का काम करना, रिकॉर्ड रखने, समुदाय में जाने व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की आंगनवाड़ी में दौरों सहायता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यकर्ताओं की सहायता, टीकाकरण, हाजिरी व पूरक आहार प्रदान करने का रिकॉर्ड, समुदाय ICDS कार्यकर्ताओं, स्कूल वन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में संबंध बनाना, अन्य सामुदायिक कार्य। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समाज में परिवर्तन लाने के लिए कई तरह के कार्य करता है। इस कार्य के लिए समुदाय के ही किसी व्यक्ति को चुना जाता है। मां और बच्चे में सीधा संपर्क बनाना, समुदाय के निरीक्षण व लाभार्थियों को निश्चित करने में CDPO की मदद करना, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना, माताओं के लिए पोषण व स्वास्थ्य शिक्षण की व्यवस्था। चित्र 24.6 ICDS कार्यक्रम के मुख्य कार्यकर्ताओं की भूमिका। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। ग. बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO। खंड स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को कार्यक्रम की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसे बाल विकास परियोजना अधिकारी कहते हैं। वह अपने खंड में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। CDPO को 2 माह के लिए बाल विकास, लेखाकरण, आय व्यवस्था तथा सर्वेक्षण के तरीकों के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके निम्नलिखित कार्य हैं। समन्वित बाल विकास सेवाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा खंड प्रशासन में संबंध स्थापित करना, आंगनवाड़ी के लिए परिसर की व्यवस्था करना, मुख्य सेविका तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों का नियमित निरीक्षण करना तथा उनका मार्गदर्शन करना, लाभार्थियों की पहचान, केंद्र में भोजन की आपूर्ति तथा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धता को बनाए रखना, कार्यक्रम का निरीक्षण करना तथा राज्य सरकार को कार्यक्रम की रिपोर्ट भेजना। 24.4 मध्याह्न पोषण कार्यक्रम। आपने उपरोक्त चर्चा के अंतर्गत ICDS के बहुत से प्रमुख तथ्यों के बारे में पढ़ा। अब आप समन्वित सेवाएं प्रदान करने का महत्व समझ गए होंगे। केवल पूरक आहार देने के स्थान पर विभिन्न सेवाओं को साथ साथ देने के लाभों को आप पहचान गए होंगे। आइए अब हम एक अन्य पूरक आहार कार्यक्रम, मध्याह्न पोषण कार्यक्रम के बारे में पढ़ें। 24.4.1 संकल्पना,
प्रासंगिकता तथा उद्देश्य। मध्याह्न पोषण कार्यक्रम को स्कूल आहार अथवा स्कूल का दोपहर के भोजन का कार्यक्रम भी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, इस कार्यक्रम में मुख्य लाभार्थी प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। एक पूरक आहार की आपूर्ति इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का कारण है आहार संबंधी सर्वेक्षण। इन सर्वेक्षणों द्वारा यह पाया गया है कि पौष्टिकता की दृष्टि से बच्चों को घर में मिलने वाला आहार अपर्याप्त होता है। बहुत से बच्चे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आधे भूखे अथवा बिना कुछ खाए लंबा रास्ता तय करके विद्यालय आते हैं। इसलिए वे मुश्किल से ही पढ़ाई में अपना मन लगा पाते हैं तथा शिक्षा, जो कि बहुत अधिक धन खर्च करके प्राप्त की जाती है, का लाभ उठा पाते हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि आप खंड 3 की इकाई 10 में पढ़ चुके हैं, स्कूलगामी बच्चों का विकास तथा वृद्धि तीव्र गति से हो रही होती है। इसलिए उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी अधिक होती हैं। विद्यालय में बहुत अधिक संख्या में बच्चे आते हैं और इसलिए वहां किसी भी नियोजित कल्याण के कार्य करने में आसानी होती है, चाहे वह कार्य पोषण से संबंधित हो या स्वास्थ्य अथवा शिक्षा से। उद्देश्य। इस कार्यक्रम के स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी दोनों ही प्रकार के उद्देश्य है। यह उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क. विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं, 1 से 5वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर तथा उनकी पढ़ाई में सुधार लाना। ख. एक ओर विद्यालयों में दाखिला तथा हाजिरी में सुधार लाना और दूसरी ओर स्कूल छोड़ने निकालने, ड्रॉप आउट की दर को कम करना। इन स्पष्ट उद्देश्यों के अतिरिक्त यह आहार संबंधी कार्यक्रम जब अन्य पोषण स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों के साथ चलाए जाते हैं तो यह भी अपेक्षा की जाती है कि यह बच्चों में संतुलित आहार, अच्छी खान पान की आदतों तथा व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाएगा। इसके साथ ही साथ यह आशा की जाती कि बच्चों को अच्छे पोषण के विषय में दी गई जानकारी उनके अभिभावकों तक पहुंचेगी और इस प्रकार उनके पूरे परिवार की महासंबंधी खान पान की आदतों में सुधार आएगा। 24.4.2 मध्याह्न पोषण कार्यक्रम के घटक। अभी तक हमने मध्याह्न पोषण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के बारे में पढ़ा है। क्या आपने ICDS की तुलना में इस कार्यक्रम के दृष्टिकोण में कुछ अंतर महसूस किया? आपको यह पता चल गया होगा कि पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा इस कार्यक्रम के अभिन्न भाग नहीं हैं। इसलिए इस कार्यक्रम का मुख्य घटक पूरक आहार प्रदान करना है। इसके लाभार्थी कौन हैं? इस कार्यक्रम के मुख्य लाभार्थी 6 से 11 वर्ष के बच्चे हैं, जो प्राथमिक विद्यालयों में जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला मेन्यू विविध प्रकार का होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले कच्चे खाद्य पदार्थों में मक्का, सोया, दुग्धाहार, CSAM, गेहूं तथा सोया का सम्मिश्रण, सोया मिश्रित बलगर गेहूं, SFB तथा सलाद का तेल सम्मिलित है। इसी कच्ची सामग्री से उपमा, खिचड़ी अथवा अन्य कोई ऐसा खाद्य पदार्थ बनाया जाता है जो सुपाच्य हो। इनको कुछ मसालों व सुवास प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर तैयार खाद्य पदार्थों, रेडी टू ईट फूड्स, में भी डाला जाता है। कुछ स्थानों पर सूखा दूध भी दिया जाता है। तमिलनाडु में इस कार्यक्रम के अंतर्गत परंपरागत चावल सांभर परोसा जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाने वाला प्रत्येक आहार प्रतिदिन 450-500 किलो कैलोरी तथा 20-30 ग्राम प्रोटीन प्रति बच्चे को प्रदान करता है, जिससे बच्चे की 1/3 ऊर्जा तथा आधी प्रोटीन की दैनिक प्रस्तावित आवश्यकता की पूर्ति हो सके। 24.4.3 व्यवस्था तथा कार्यान्वयन। आहार संबंधी व्यवस्था प्रायः विद्यालय के परिसर में की जाती है। विद्यालय का अध्यापक यह आहार तैयार करने तथा उसके वितरण और खाद्य स्टॉक रजिस्टर, स्वास्थ्य कार्ड तथा इस कार्यक्रम से संबंधित हाजिरी रजिस्टर के रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व संभालता है। आहार व्यवस्था में अध्यापक की सहायता के लिए एक सहायिका भी नियुक्त किया जाती है। यह कार्यक्रम शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जाता है। इस कार्यक्रम में ईंधन, मसाले तथा अन्य सामग्री के खर्चे के लिए बजट _ में विशेष प्रबंध होता है। स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चिकित्सा अधिकारी
नियमित रूप से बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करता है तथा बच्चों की लंबाई, वजन और उनके स्वास्थ्य स्तर के रिकॉर्ड रखता है। कुछ राज्यों में स्वास्थ्य विभाग ने विद्यालयों में विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया है, जिसमें चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य चिकित्सक सहायक नियमित रूप से सरकारी विद्यालयों में जाते हैं तथा बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करते हैं। स्वास्थ्य की जांच के अंतर्गत वे आँखों तथा दांतों का निरीक्षण करते हैं। वे बच्चे जिन्हें विशिष्ट उपचार की आवश्यकता होती है, उन्हें अस्पतालों में उपचार के अनुसार आँख, नाक, गले के विशेषज्ञ, दांत के विशेषज्ञ और बाल विशेषज्ञ के पास भेज दिया जाता है। हम यहाँ यह बताना चाहेंगे कि ICDS तथा मध्याह्न पोषण दोनों ही कार्यक्रम के लिए बहुत सी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय 4 में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रकृति तथा कार्यों को संक्षेप में बताया गया है। उल्लेखनीय 4 कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट संगठन है जो मुख्यतः बच्चों तथा महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में उन बच्चों के पुनर्वास के उद्देश्य से हुई जो द्वितीय विश्व युद्ध में बेघर हो गए थे। वास्तव में इस संगठन ने एक अन्य संयुक्त राष्ट्र संगठन की संस्था के स्वास्थ्य विभाग, जिसे संयुक्त राष्ट्र राहत और पुनर्वास प्रशासन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, का उत्तरदायित्व लिया। इस संस्था ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फैली महामारियों के नियंत्रण तथा उनसे बचाव में सराहनीय कार्य किया था। सन 1953 में जब आपातकालीन कार्य समाप्त हो गए, तब इस संगठन के नाम में से आपातकालीन शब्द निकाल दिया गया और इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा जाने लगा, परंतु संक्षेप में इसका नाम यूनिसेफ ही रहा। मुख्य क्षेत्र जिसमें यूनिसेफ हमारी सहायता करता है वे हैं क. बाल स्वास्थ्य, ख. बालकों तथा माता का पोषण, ग. बाल तथा परिवार कल्याण, घ. शिक्षा। यूनिसेफ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की सहायता, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विकास, संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में तथा नसों, दाई और सहायकों के प्रशिक्षण के रूप में करता है। विश्व आहार कार्यक्रम की शुरुआत 1968 में हुई थी। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों की लगातार कमी तथा कुपोषण से पीड़ित देशों को आहारीय सहायता देना था। यह एजेंसी विभिन्न दाता देशों से खाद्य पदार्थ लेकर उसे जरूरतमंद देशों में वितरित करने के लिए चैनल के रूप में माध्यम का कार्य करती है। सहायता प्राप्त करने वाले देशों से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वे इन खाद्य पदार्थों का उपयोग विभिन्न सार्वजनिक पोषण कार्यक्रमों के लिए ही करें। इससे न केवल भूखमरी ही समाप्त होगी, बल्कि खाद्य पदार्थों की उपलब्धता तथा प्राप्ति की समस्या भी समाप्त होगी। दूसरे शब्दों में, जनसंख्या के अति संवेदनशील समूह को भोजन प्रदान करना वह मार्गदर्शी सिद्धांत है जिस पर विश्व आहार कार्यक्रम कार्य करता है। यद्यपि भारत में इस कार्यक्रम के द्वारा खाद्य सहायता केवल विशिष्ट पोषण कार्यक्रम तथा ICDS पूरक पोषण के कार्यक्रमों के अंतर्गत बांटे जाने वाले सोया मिश्रित बलगर गेहूं तथा तेल के रूप में है। विश्व आहार कार्यक्रम का मुख्य कार्यालय रोम में स्थित है। यहीं पर खाद्य एवं कृषि संगठन FAO भी स्थित है। विश्व आहार कार्यक्रम का मुख्य कार्यालय रोम में स्थित है। यहीं पर खाद्य एवं कृषि संगठन FAO भी स्थित है। केयर एक अमेरिकी संस्था, कोऑपरेटिव फॉर अस अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर का संक्षिप्त नाम है। यह एक स्वयंसेवी संगठन है जिसकी स्थापना 1946 में अमेरिकी दाताओं से खाद्य सामग्री लेकर उसे यूरोप में युद्ध से प्रभावित लोगों तक पहुंचाना था। धीरे धीरे इसकी क्रियाएं, सेवाएं विश्व के अन्य भागों तक भी पहुंची और इसका कार्यक्षेत्र और अधिक बढ़ गया। अब यह विभिन्न प्रकार की अन्य सहायता जैसे विकासशील देशों के बागों के लिए बागवानी के औजार, बीज, पंप सेट इत्यादि प्रदान करना, विकासशील देशों में अधुनातन चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चलती फिरती चिकित्सा सहायता गाड़ी, एक्स-रे मशीन, रोग के नैदानिक उपकरण, पुस्तकें, प्रशिक्षण सामग्री, आधुनिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि प्रदान करने में मदद करती है।
भारत में केयर का मुख्य योगदान पूरक आहार कार्यक्रम ICDS में शाला पूर्व बच्चों तथा महिलाओं के लिए और मध्याह्न पोषण कार्यक्रम के लिए खाद्य प्रदान करने में है। यह विद्यालयों में उपयोग के लिए पोषण संबंधी सामग्री भी तैयार करती है। 24.5 सारांश। प्रमुख पूरक आहार कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। 1. समन्वित बाल विकास योजना ICDS। 2. मध्याह्न पोषण कार्यक्रम। समन्वित बाल विकास सेवा बाल विकास कार्यक्रम में समाविष्ट हैं। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षा की सुविधाओं को एक पैकेज के रूप में बच्चे को जन्म से पूर्व तथा पश्चात और बाल्यावस्था में प्रदान की जाती है। दूसरे शब्दों में, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताएं, शिशु और शाला पूर्व बच्चे इस कार्यक्रम के लाभार्थी हैं। ऐसा पाया गया कि संगठित प्रस्ताव न केवल सस्ता है, बल्कि इसकी व्यवस्था भी अधिक प्रभावकारी तथा सरल है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है। ICDS के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। 1. पूरक पोषण। 2. टीकाकरण। 3. नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच, छोटी बीमारियों का उपचार। 4. वृद्धि अनुवीक्षण। 5. अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा। 6. महिलाओं के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। ये सभी सेवाएं समुदाय स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा प्रदान की जाती हैं। यहाँ पर बच्चों को विभिन्न स्वास्थ्य तथा शिक्षण संबंधी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह केंद्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायक द्वारा चलाया जाता है। केंद्र के कार्य का निरीक्षण मुख्य सेविका तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर जिलाधीश, कलेक्टर अथवा जिला योजना अधिकारी इसका प्रभारी होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य की जांच, टीकाकरण तथा सेवाएं प्रदान करते हैं। अतः समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन करता है। मध्याह्न पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य उन बच्चों को अतिरिक्त आहार प्रदान करना है जो विद्यालय की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल उनके पोषण स्तर में सुधार लाना नहीं है, बल्कि इससे निर्धन बच्चों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना है तथा पढ़ाई में अपनी रुचि बनाए रखना है, जिससे विद्यालय छोड़ने की दर कम हो तथा विद्यालय में उनकी हाजिरी बढ़े। पूरक आहार से ऊर्जा की कम से कम 1/3 तथा प्रोटीन की आधी प्रस्तावित दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करने की कोशिश की जाती है। विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे चावल, दाल, तेल तथा सब्जियां प्रयोग में लाई जाती हैं। यह कार्यक्रम शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। स्थानीय प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा विद्यालय स्वास्थ्य विभाग उन बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं जो मध्याह्न पोषण कार्यक्रम में भाग लेते हैं। अतः कार्यक्रम इस प्रकार से बनाया गया है कि जिससे उसमें पोषण शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा के घटक सम्मिलित हो सकें। 24.6 शब्दावली। एक उद्देश्य कार्यक्रम वे कार्यक्रम जिनका केवल एक उद्देश्य लक्ष्य होता है, जैसे विटामिन ए रोग निरोधक कार्यक्रम अंधेपन से बचाव के लिए बनाया गया है। संगठित योजना अथवा विभिन्न योजनाओं का समूह बहुत सी संबंधित सेवाओं को एकत्रित कर उन्हें एक स्थान पर एक समय, एक समूह के लाभार्थियों को प्रदान की जाएं। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हमारे देश के स्वास्थ्य संस्थान का प्रमुख भाग जो खंड स्तर पर कार्य करता है। खाने के लिए तैयार है ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको बिना पकाए खाया जा सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।